ओके जनाब, हम बात कर लेते हैं ग्लोमेरुलस की आखिरी डिजीज़ को, जिसको हम कहते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव नेफ्राइटिस है। एक्चुअली ये सिंड्रोम कहलाता है। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि ये क्यों इसका रीनल का फंक्शन लॉस हो रहा है। और अगर से इसके सिम्टम क्लिनिकल कोर्सेज की बात कर लें तो इसके अंदर कहा जा रहा है, एक तो इसके अंदर क्रीसेंट्स बन रहे होते हैं और इसके अंदर ओलिगोयूरिया हो जाता है। इसका हेल मार्क है ये कि क्रीसेंट्स बन रहे हैं, ओलिगोयूरिया या अयूरिया हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, क्रीसेंटिक्स क्या है तो मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पर ये देखें, हमारे पास क्रीसेंट्स क्या होते हैं, प्रोलिफ्रेशन हो जाती है पेराइटल सेल्स की, ग्लोमेरुलस सेल्स की। उसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसमें मोनोसाइट्स नेग्रोफेजेस जो है यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे पास जो है उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रही है, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ कि हमारे पास जो है उसकी मेम्ब्रेन है और यहाँ पर हमारे पास ये जो है मेसेंजियम्स हैं और ग्लोमेरुलस है। मैं पीछे समझाती हूँ, रुक जाएं। ओके, अब हमारे पास मैंने आपको बताया था ये पोरोसाइट्स हैं। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे प्रोलिफ्रेशन हो रही है सेल्स की। ठीक है, हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गया, ल्यूकोसाइट्स होंगे, तो ये हमारे पास इसको ऐसे कंप्रेस करते करते हमारे पास ये बाउंस में कैप्सूल है ना, यहाँ पर भी सेल्स हो जाएंगे। सेल्स इकट्ठे होते 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 एक साइड जो है वो ऐसे मतलब एक तरफ से मोटी कर देंगे ऐसे, और यहाँ से जैसे ऐसे हो जाएगा। सही है, ये हमारे पास यहाँ पर फिर हमारे पास क्या, ये बाउंस में कैप्सूल है, उसको भी कंप्रेस कर देंगे। इस तरह से कोई स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर इन्होंने बुक वालों ने यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं दी हुई है, मैं आपको वैसे ये देखें, एक तरफ से थिकन हो गया है, सेल की प्रोलिफरेशन हर तरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये यहाँ पर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है ना, उसको जो है वो कंप्रेस करते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रीसेंट फॉर्म होते हैं बाद प्रोलिफरेशन ऑफ पेराइटल सेल्स एंड माइग्रेशन ऑफ मोनोसाइट मैक्रोफेजेस इनटू द बाउंड्रीज कैपस। ठीक है, अदर ऑफ ल्यूकोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। पोर्शन ऑफ द ग्रेम शो नो अनइन्वॉल्व पोर्शन के अंदर जो होती है, मैंने जैसे आपको बताया कि एक तरफ से जो है अनइन्वॉल्व होता है और एक तरफ से इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हमारे पास वो बता दिया कि और फिर क्या कहते हैं कि क्या करता है कि रप्चर कभी कभी करवाता है ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन में, ऑब्लिटरेट बाउंस में कैप्सूल में भी घुस जाते हैं और जो है ग्लोमेरुला की क्या करवाते हैं, कंप्रेशन करवा देते हैं। हमारे पास ये क्रीसेंट होते हैं। ठीक है, एक तरफ से जैसे चांद लाइक स्ट्रक्चर्स बना दें, जैसे गोल से दायरा होता है ना, अगर ये आप देख लें कि अगर इसको आप क्या समझ लें कि बाउंस में कैप्सूल है और यहाँ पर हमारे पास ये ऐसे क्या है, ये ग्लोमेरुलस है। अब यहाँ पर प्रोलिफरेशन होती इसको जो है वो एक तरफ इतना वो थिक कर देंगे और यहाँ पे देखें, यहाँ पर वैसे तो अगर इसके अंदर ऐसे कराएंगे तो इसको कंप्रेस कर देंगे और ये इस तरह से इसको बना देंगे और ख़ुद का चांद लाइक स्ट्रक्चर सा बन जाएगा, क्रीसेंट। इसको हम क्रीसेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। तो इसके मैं बता रहे हैं कि एक के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। इसके अंदर जो है हमारे पास एंटीबॉडीज़ भी होती हैं क्रीसेंटिक, और हमारे पास एक हमारे पास आता था गुड पैस्चर डिजीज़ आ जाती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ आ जाती हैं और हमारे पास पाउसी इम्यून डिजीज़ भी आ जाती हैं, जिनके हमारे पास यहाँ पे बताया हुआ है कि जो वेन कॉज एंड है 12% हमारे पास पेशेंट किसके एंटी ग्लोमेरुलस बेस मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड बन जाती हैं क्रीसेंटिक्स के। उनका जो रीज़न पता ही नहीं होता, अननोन होता है, इडियोपैथिक होता है कि इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ क्यों बन रही हैं विदाउट और विद लंग इन्वॉल्वमेंट। 44% हमारे पास ये किस वजह से हो रहा होता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रहा था, और 44% हमारे पास पाउसी इम्यून क्रीसेंटिक्स की वजह से होते हैं। ठीक है, ऑल हैव सीवियर ग्लोमेरुलस इंजरी। अब हम इनकी आगे जिस वजह से हो रहा था उसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब हम शुरू कर लेते हैं। ये एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन या एंटीबॉडी मीडिएटेड क्रेसेंट्रिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इसको हम कहते हैं गुड पास्चर डिजीज़। ठीक है, यहाँ पर दीज पेशेंट्स आर सेड टू हैव अ गुड पास्चर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एंटी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। क्या वो एंटीजन आया, उसके एंटीजन अब हमारे पास इडियोपैथिक है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गई, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुआ C3। ठीक है, इसमें अननोन है, मतलब हमारे पास एंटीजन अननोन है। IgG की डिपोजिशन भी हमें मिलेगी आगे इसमें क्रीसेंट्स में। क्रीसेंट फॉर्मेशन मैंने आपको पहले बताया कि क्या होता है, अपने पिछले के क्रीसेंट फॉर्मेशन क्या होते हैं। अब क्या होगा कि उसमें लीनियर डिपोजिशन हमें किससे मिलेगी, किसकी मिलेगी, IgG की और C3 की, कॉम्प्लीमेंट C3 की। अब इसके अंदर हमारे पास लंग्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सही है, हमारे पास ये है गुड पास्चर डिजीज़ में बताया हुआ है कि सीरम में। और डायग्नोज कैसे होता है, डायग्नोज हमारे पास क्या होता है कि एंटी GBM जो है हमारे पास एंटीबॉडी सीरम में प्रेजेंस होते हैं, और इसको ठीक करने के लिए हम जो है प्लाज्मा फ्रेसिस करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जैसे वो एक तरफ से ब्लड सारा निकल रहा होता है बॉडी में से और साफ होकर जो है एक तरफ से हमारी बॉडी के अंदर हमारा ही ब्लड वापस हो रहा होता है, उसको प्लाज्मा फ्रेसिस करवाते थे। उसमें हमारी बॉडी में से एंटी GBM एंटीबॉडीज़ जो हैं वो फिल्टर आउट कर देते हैं। यही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में आपको आगे बता दें, चलो यही डिस्कस कर देती हूँ। मॉर्फोलॉजी जो है हमारे पास क्या होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप में नो प्रोलिफरेशन हमें दिख रही होती है। IgM में हमें क्या हो रहा है, IgG और C3 दिख रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था IgG की और C3 की डिपोजिशन हो रही होती है। और इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें क्या दिख रहा होता है, कंप्रेस जो है हमारे जो बाउंस में कैप्सूल है वो होता है
और जो है हमारे ग्लोमेरुलस जो होते हैं वो कंप्रेस हुए हुए थे, क्रीसेंट बना हुआ होता है, ठीक है। क्रीसेंट जो है हमारे पास उसमें बाउंसमेंस कैप्सूल में भी एक चले गया होता है और इतना होता है कि उसको ग्लोमेरुलस का भी कंप्रेस किया होता है। ये हमारे पास किस में दिख रहे होते हैं, गुड पास्चर का हमारे पास मॉर्फोलॉजी है। अगर हम बात अब कर लेते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ में। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ में पोस्ट इन्फेक्शन IgE नेफ्रोपैथी, ये मैंने आपको पढ़ाए में पिछले डिजीज़ में, उसकी वजह से हो सकता है। सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमास की वजह से हो सकता है, जो कि हमारे आई वगैरह सबको जो है इन्फेक्ट कर रहा होता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है ये, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी की अगर इसकी बात कर लें हम, तो अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ग्रैनुलर डिपोजिशन भी होती है, ग्रैनुलर डिपोजिशन होती है, इसमें भी हमें दिख रही होती है। और क्रिसेंट माइक्रोस्कोप में हमें कैपिलरी वॉल जो है और डिस्क्रिएट डिपॉजिट्स नज़र आ रहे होते हैं। इंट्राग्लोमुलर और कैपिलरीज वॉल में हमें डिपोजिशन नज़र आ रही होती है। क्रिसेंट बन रही है ना इन सब में, तो उनकी जो है हमारे पास डिपोजिशन नज़र आ रही होती है। और अगर हम तीसरी बात कर लें पाउसी इम्यून डिजीज़ टाइप में, यहाँ पर उसको ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हमने हार्ट सिस्टम में पढ़ा था। वेस्कुलर डिसऑर्डर है, उसके अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं एनका, जिनको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़, जो कि आ जाते हैं और ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन को किसी हद डैमेज करते हैं, उसमें हो जाती है। और इसमें हमारे पास क्या है, इसमें लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं दिखता, IM में भी कुछ नहीं दिखता, क्योंकि किसी एंटीबॉडी की हमारे पास वो नहीं है। और यहाँ पर GM में हमें क्रिसेंट्स मिल रहे होते हैं, EM में, ठीक है। अब हम इससे क्लिनिकल फीचर देख लें तो मैंने आपको पहले भी बताया था रैपिड प्रोलिफरेटिव के डिजीज कि क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं। ओलिगोयूरिया यूरिया हो सकता है, ओलिगोयूरिया है, GFR कम है, जो हमारे वर्ड आउट नहीं जा रहा है, एजोटीमिया, प्रोटीनयूरिया, ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। इसमें कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेगा, बुक में यही चीज़ें लिखी हुई है, एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। कुछ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। ये देखें, इम्यून कॉम्प्लेक्स में ये बताया, इंक्लूडिंग ये जो पहले हम लोगों ने सब पढ़ लिए हैं वो बता दिए हैं। और अंडरलाइन कॉज जो है अनडिटरमिनाइंड है। और जो फाइंडिंग जो है हमारे पास क्या होता है, लंपी बम्पी जो है पैटर्न बन रहे होते हैं GBM में और मेसेंजियम में, उसी के क्रिसेंट्स के इम्यूनोग्लोबिन्स और कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया। मॉर्फोलॉजी में बताया आपको कि सेगमेंटल नेक्रोसिस और ग्रैनुलर पैटर्न होते हैं। और पाउसी इम्यून में हमारे पास जो है GBM एंटीबॉडीज़ वगैरह कुछ नहीं होते, लेकिन एनका बन रहे होते हैं, ठीक है। ये देखें, फाउंड इन द सीरम विच इज डिस्क्राइब इन चैप्टर नंबर 9 हार्ट में, वेस्कुलाइटिस में। और इन सम इंस्टेंस इन्होंने कहा है कि क्रिसेंटिक GN इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द सिस्टमेटिक वेस्कुलाइटिस सच एज अ माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस, इन विच मैनी केसेस पॉसी इम्यून क्रिसेंटिक GN इज लिमिटेड टू द किडनी, दिस इज कॉल्ड इडियोपैथिक। और इसकी भी क्या है, ग्लोमेरुलर शो कर है सेगमेंटल नेक्रोसिस को। GBM समटाइम ब्रेक भी हो जाता है और क्रिसेंट फॉर्मेशन हो रही है। अर्लियर में अनइन्वॉल्व सेगमेंट ग्लोमेरुलर अपीयर नॉर्मल, जैसे मैंने बताया था क्रिसेंट एक तरफ बनता है विदाउट प्रोलिफरेशन, प्रोमिनेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना। और GBM एंटीबॉडीज डिजीज रिजल्ट इम्यूनोफ्लोरेस, जो हमें कुछ भी नहीं होता उसमें, ठीक है, नेगेटिव। और नियरली सो नो डिपॉजिट आर डिटेक्टेबल बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, सही है। अब हम क्लिनिकल कोर्सेज में मैंने आपको बता दें सारे वही होते हैं, ओलिगोयूरिया वो और आयूरिया वगैरह ऐसी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ये हमारा जो है ग्लोमेरुलस ख़त्म हुआ। कल से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे डिजीज़ अफेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या एंड इंटरस्टिशन। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।